नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कर्मणी मौत की दास्तां का पार्ट 10। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की कर्मणी मौत की एक दास्तां पार्ट 10। दोस्तों, आपने अब तक कहानी पढ़ी। अंजुनी, मैरी और सलीम बगैर कुछ जाने ही राहुल पर विश्वास कर लिया। प्रवेश छत पर कुछ देखकर अंजुनी दरवाजे की तरफ भागी। सलीम, राहुल और मैरी उसी की कदमों से कदम मिलाकर भाग पड़े। सलीम के पूछने पर अंजुनी ने महल के छत पर देखने को कहा। तीनों ने जब छत की तरफ देखा तो वह चौंक गए। अब कहानी आगे की सुनो। तीनों एक साथ ऊपर देखे। ऊपर छत पर बहुत बड़ी बड़ी और लाल मकड़ियां थीं। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि सारी छत लाल रंग की नजर आ रही थी। मोमबत्ती की रोशनी ने मानो उन्हें डिस्टर्ब कर दिया हो, इसलिए वो सब एक कतार बनकर मोमबत्ती की तरफ आ रही थी। मेरी ने कहा, यह सब रेड अंट स्पीडर्स हैं। दीज आर वेरी क्यूट एंड नॉन वेजिटेरियन। इन्हें जब तक हमारे यहाँ होने का अंदाजा नहीं होता हम सभी सुरक्षित हैं, पर हम कब तक सुरक्षित हैं ये किसी को नहीं पता। इसलिए हर के कदम फूंक फूंक कर रखने में ही भलाई है। राहुल ने कहा, अंधेरे में इन्हें देखना और भी मुश्किल होगा, इसलिए याद रहे हम इनसे जरा जरा दूर से ही चलना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और वो भी मोमबत्ती के बुझने से पहले ही पार करना होगा, वरना ये मकड़ियों के साइज और स्वभाव तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही है। सभी एक एक करके उन मकड़ियों को बचाते हुए जाने लगे। तभी राहुल का पैर वहीं पर एक पत्थर से लगा और वह मकड़ियों की लाइन पर गिर गया। राहुल के गिरते ही मकड़ियों का वह झुंड कतार बंधे राहुल की तरफ आने लगी। सभी काफी डर गए। सलीम ने सूझ से काम लेते हुए तुरंत राहुल का हाथ दिया। राहुल भी उठकर खड़ा हुआ। रेड एंड स्पाइडर्स अपनी एक अजीब सी खामोशी के साथ राहुल के पास पहुंच गई थीं। तभी अंजुनी की नजर मोमबत्ती की तरफ पड़ी और वह बोली, भागो सब जल्दी सेकंड फ्लोर की तरफ। मेरी भी अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोली, हाँ भागो सभी, वरना बिना मतलब के इनकी खाना बन जाएगी। चारों झटके से मुड़े और दूसरी मंजिल की तरफ भाग लिए। भागते भागते सलीम ने पीछे मुड़कर देखा। अब भागो मत, जल्दी भागो, अब सिर्फ मकड़ियाँ ही नहीं जलती हुई मकड़ियाँ भी हमारा पीछा कर रही हैं। तीनों ने भी पीछे की तरफ सर झुकाया। पूरी मकड़ियों की फौज इन चारों के बस एक ही कदम पर थी और मोमबत्ती की वजह से पूरे महल में बस आग पकड़ने ही वाला था। चारों ने अपने कदमों की रफ्तार को और तेज करते हुए सेकंड फ्लोर की ओर जाने वाली सीढ़ी के पास पहुंच गए। अब तक सारे स्पाइडर्स जल चुके थे। आग बस इनके पास आने ही वाला था, लेकिन अचानक उन्होंने देखा सेकंड फ्लोर की तरफ आने वाली सीढ़ी से पहले ही रुक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। और चारों की सांसों में सांस आई। चारों 2 मिनट के लिए वही सीढ़ियों पर बैठ गए। सलीम अपनी हल्की सी मुस्कान को देते हुए कहा, अब्बा कसम से बहुत डर गया था। अरे मॉर्निंग वॉक के समय इतना नहीं भागा जितना अभी अभी भागा हूँ। अरे मुझे तो पड़ोस के कुत्ते ने इतना नहीं भगाया जितना अभी अभी इन मकड़ियों ने भगाया है। अरे हम आज तक इतना किसी लड़की के पीछे नहीं भागे जितना अभी अभी भागे हैं। अंजुनी ने कहा, मैरी भी आपसी ही हालत है। सलीम के चेहरे पर एक खामोशी छा गई। उसने जवाब में बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी। क्या हुआ अनीका, मेरे करीब नहीं आओगे क्या? इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, उठकर आ जाओ। यह आवाज़ जानी पहचानी थी। भाईजान, कौन है यह जो बार बार आपको बुला रहा है? यही है लाल रक्त सेनापति, अंजुनी ने कहा। तुम्हें कैसे पता? राहुल ने पूछा। तुम तो यहाँ पहली बार ही आई हो ना? राहुल के बाद सलीम का यह सवाल था। तो दोस्तों, आगे पढ़ें और सुनें कैसे उतरेगा राहुल लाल रक्त सेनापति की उम्मीद पर खरा। कहानी अब तक आपने पढ़ी। राहुल, सलीम, अंजुनी और मैरी भागते भागते पहुँचे तो गए सेकंड फ्लोर पर। इन खतरों से ही उन चारों की हिम्मत हिल चुकी है। अब कहानी आगे सुनिए। अरे तुमने ही बताया था ना बाहर, अंजुनी ने कहा। ये दो पागल हो गई हैं टेंशन के मारे, मेरी ने कहा। हो सकता है, राहुल ने कहा एक लंबी सांस भरकर सामने की आग की ओर देखते हुए।
राहुल ने ही कहा। अब की बार जैसे तैसे बच गए। हम सब पर हर बार बचना मुमकिन नहीं है, तो जल्द से जल्द हम सबको मिलकर इस मुश्किल को पार करना ही होगा। हाँ, सलीम ने भी राहुल की बातों पर हामी भरते हुए कहा। हम लोग यहाँ से जितनी जल्दी बाहर निकल जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ हर कदम पर मौत है। तुम्हें तो बताती गई थी ना कर्मणि, एक अनसुलझी पहेली है, अनदेखी तस्वीर है, अनकही कहानी है। फिर क्यों ये सड़ी शक्ल लेकर यहाँ पर आ गए? सलीम ने गुस्से में कहा। ये क्या है सलीम? राहुल ने कहा। हाँ भाईजान, आपकी गलती की सजा हम सबको मिल रही है। वाई आर यू बोथ फाइटिंग? हम अभी मुश्किल में हैं, बचाओ हमें, मेरी ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा। हाँ भाईजान, जब आपको पहले से ही समझा दिया गया था तो फिर यहाँ क्यों आना था आपको? सलीम ने कहा। क्योंकि रोहिणी खतरे में है और मैं उसके साथ अपनी सारी उम्र बिताना चाहता था। राहुल ने कहा। हाँ मान लिया, कोई रोहिणी होगी जो बिल्कुल अंजुनी की तरह दिखती होगी और आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर उन्हीं के लिए यहाँ पर आए होंगे। पर उनका क्या जो आपसे न जाने कितनी मोहब्बत करते थे? क्या उनको आपके ऊपर कोई हक नहीं? इसे छोड़िए, यह बताइए कैसी बेवकूफ़ी है यह। अब आप सोच सकते हैं, जिस चीज़ के लिए इतनी मुश्किल करनी पड़ रही है वह बहुत शक्तिशाली होगी और उसे पाकर वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा जो उसकी इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप मानिए ना मानिए, यह आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सलीम के चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। ए छोरे, चुपचाप ऊपर चल, थारे वास्ते वक्त ना से मारे पास। एक जानी पहचानी आवाज़ ने सलीम को पीछे से कहा। सलीम पीछे मुड़ा। पीछे मेरी के अलावा कोई ना था। सलीम की आंखें आंसू से भर आई थी। सलीम अपने आंसुओं को रोक न सका और वहीं पर घुटनों पर बैठकर एक भरी आवाज़ में बोला। पता नहीं क्या होगा हमारा, हम अब कभी अपने अपनों से मिल पाएंगे या नहीं, पता नहीं हम यहाँ से जिंदा भी वापस जा पाएंगे या नहीं। राहुल भी अंदर से डरा हुआ था, पर वह बोला। सलीम, मैंने अपनों के बारे में नहीं सोचा, पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था मुझे। पर छोटू, तू परेशान ना हो, कोई वापस जाए या ना जाए, जरूर वापस जाएगा, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही बताया गया था एक सच्चा इंसान ही यहाँ से वापस लौट पाएगा। उस वक्त मैंने सोचा मैं सबसे अच्छा हूँ, पर तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई। नहीं भाईजान, हम सब यहाँ से वापस लौटेंगे। सलीम ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। अंजुनी और मैरी को भी आंखें बस छलकने वाली थीं। चलो अब सब ऊपर सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, मैरी ने कहा। हाँ हाँ चलो, राहुल ने भी अपने छलकती आंसुओं को पोंछते हुए कहा। सलीम भी उठकर खड़ा हो गया और उन सब के साथ चल पड़ा। मैरी ने भी उन सबको स्ट्रेस को कम करने के लिए बोला। ये तुम्हारे भाई कितना पकाता है। ओ हेलो, मैं इनका भाई नहीं हूँ, सलीम ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। संभल कर चलो अंजुनी। अंजुनी को राहुल ने संभालते हुए कहा। क्या कह रहे हो अंजुनी? संभलती हुई बोली। सलीम ने भी कह दिया। भाईजान क्या कर रहे हो? यहाँ पर बच्चे भी हैं। अंजुनी राहुल के बाजुओं में थी, इसलिए राहुल ने कहा। ओह सॉरी। अब आखिरी सीढ़ी आ चुकी थी। चारों ने एक साथ कदम सेकंड फ्लोर पर अपनी कदम को एक साथ रखा। दूसरे मंजिल पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी और पानी ही था। वहाँ पर एक तिहाई हिस्सा पानी से भरा हुआ था और चारों तरफ की दीवारों पर लाल लाल धब्बे लगे हुए थे और झील के पानी भी पूरी तरह से लाल थी। ऊपर से वहाँ के एक खिड़की से चांद की रोशनी भी आ रही थी, जो उस शांत माहौल को और भी अधिक भयानक बना रही थी। सलीम बोल पड़ा। काश हम खाने का सामान लेकर आए होते तो यहाँ पर मूनलाइट डिनर हो जाता। अचानक वहाँ के पानी में हलचल होने लगी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको इसका फाइनल पार्ट सुनने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो मेरी ये कहानी सुनने के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।